स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। कमेंट में जरूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। और आज का सवाल, आप इजराइल के साथ हैं या ईरान के साथ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। शराबबंदी पर तेजस्वी का सवाल। एनडीए सरकार मौन। बिहार में शराबबंदी लागू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोलते हुए पूछा कि आखिर इस कानून से राज्य को मिला क्या। उनका आरोप है कि शराबबंदी अपने उद्देश्य में विफल रही है और इसके कारण अवैध कारोबार तेजी से बढ़ा है। तेजस्वी ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, जिसमें माफिया और सिस्टम के बीच गठजोड़ की आशंका है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि लाखों केस दर्ज होने और भारी मात्रा में शराब जब्त होने के बावजूद सप्लाई जारी है। उनका आरोप है कि गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हो रही है, जबकि बड़े तस्कर पकड़ से बाहर हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि शराबबंदी के बाद राज्य में अन्य नशे जैसे ड्रग्स और नशीली दवाओं का प्रचलन बढ़ा है। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन एनडीए सरकार अब तक मौन है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने वाला है। नीतीश सम्राट के सामने लगे सीएम निशांत के नारे। सियासत में नया ट्रेंड। पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक नया राजनीतिक ट्रेंड देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार की बागडोर सौंपने की मांग अब खुलकर सामने आने लगी है। कार्यक्रम में पहले नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन कुछ ही देर में बिहार का सीएम निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे भी गूंजने लगे। मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए अभिवादन स्वीकार करते रहे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। जगह जगह बैनर पोस्टर लग रहे हैं और महिलाओं ने सत्याग्रह भी किया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलें हैं। खरमास के बाद नई सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है और विभागों के बंटवारे को लेकर भाजपा जदयू में मंथन जारी है। ऐसे में निशांत कुमार का नाम तेजी से चर्चा में है। नीतीश कुमार ने जंगल राज का अंत कर कायम किया कानून का राज, जेडीयू का दावा। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जंगल राज का अंत हुआ और कानून का राज स्थापित हुआ। उन्होंने बताया कि 2005 में जब नीतीश ने सत्ता संभाली थी, तब राज्य में मात्र 817 थाने थे और उनकी स्थिति जर्जर थी। आज आधुनिक सुविधाओं से लैस थानों की संख्या 1380 से अधिक हो चुकी है। पुलिस वाहनों की संख्या भी 4000 से बढ़कर 12000 हो गई है। वहीं पुलिस बल की संख्या 42000 से बढ़कर 1.40 लाख से अधिक हो चुकी है। जुलाई 2022 में शुरू हुई डायल 112 सेवा ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। इसका रिस्पांस टाइम देश भर में दूसरे स्थान पर है और 3 वर्षों में 50 लाख से अधिक लोगों को त्वरित सहायता मिली है। जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण में मुख्यमंत्री का योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर निकालकर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। बिहार के कई जिलों में आग लगी, 150 से अधिक घर खाक, करोड़ों का नुकसान। रविवार को बिहार के विभिन्न जिलों में भीषण आग लगी, जिसमें 150 से अधिक घर जलकर राख हो गए। पश्चिम चंपारण में 44, समस्तीपुर में 10, दरभंगा में 21, मधेपुरा में 5 और मुजफ्फरपुर में 70 घर अगलगी की चपेट में आए। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई और कई मवेशी झुलस गए। समस्तीपुर में एक मासूम की मौत हो गई। 5 वर्षीय श्याम कुमार घर के अंदर फंस गया और झुलसकर जान गंवा बैठा। पश्चिम चंपारण के चनपटिया प्रखंड में 44 घर जल गए, जिसमें मवेशी, बाइक, ट्रैक्टर और नकद सहित 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति नष्ट हो गई। मधेपुरा में आग से 5 घर जल गए, जबकि समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड में 100 बीघे गेहूं की फसल राख हो गई। दरभंगा में 21 घर और 9 एकड़ गेहूं की फसल जल गई। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में मोटरसाइकिल गैरेज में आग लगने से 10 मोटरसाइकिलें जल गईं। बिहार में तेज हवाएं और हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 से 8 अप्रैल तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान दिया है। 8 और 9 अप्रैल को कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन,
वज्रपात और हल्की वर्षा की संभावना है। पिछले 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। पटना और सिवान में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। राजधानी का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री और डेहरी में 38.2 डिग्री दर्ज हुआ। रविवार को पटना सहित आसपास के इलाकों में आंशिक बादल और तेज हवा के कारण मौसम सामान्य बना रहा। ईरान युद्ध नहीं चाहता। पटना में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का बयान मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत पहुंचे। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध के पक्ष में नहीं है और मौजूदा हालात को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि सैन्य टकराव ईरान ने शुरू नहीं किया, बल्कि बाहरी शक्तियों की कार्रवाई से हालात बिगड़े। परोक्ष रूप से अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इन देशों की गतिविधियों ने तनाव को बढ़ाया है। इलाही ने कहा कि ईरान संयम बरत रहा है और किसी व्यापक युद्ध से बचना चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा स्थिति का असर वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि सभी देश एकजुट होकर शांति स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। बिहार में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य, 1 करोड़ रोजगार का वादा उद्योग। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने की योजना है। इसके जरिए 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2025 से 26 में निवेश के 747 प्रस्ताव मिले, जिनमें 17,217 करोड़ से अधिक का निवेश शामिल है। ब्याडा के माध्यम से 317 निवेशकों को 404 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिससे 5,500 करोड़ निवेश और 22,500 रोजगार की संभावना बनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेके लक्ष्मी सीमेंट, मदर डेयरी, आदित्य बिरला समूह और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव दिए हैं। 24 जिलों में 26 परियोजनाओं के लिए 13,343 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी मिली है। पटना में 3-5 सितारा होटलों के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। मंत्री ने बताया कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत अब तक 1,456 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता दी गई है और 109 नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। मिडिल ईस्ट में फंसे श्रमिकों के लिए बिहार सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में यह जानकारी दी गई। श्रम संसाधन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 0612-252-0053 और व्हाट्सएप नंबर 7368855002 जारी किए हैं। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। श्रमिक इन नंबरों पर फोन या व्हाट्सएप कर अपनी समस्या बता सकते हैं। बैठक में पीएनजी पाइपलाइन कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई और तेल कंपनियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया गया। पटना और मुजफ्फरपुर को छोड़ अन्य जिलों में लक्ष्य की अपेक्षा कनेक्शन कम मिले हैं। कमिश्नरों को ठेकेदारों और मैन पावर की उपलब्धता की जांच करने को कहा गया है। फिलहाल होटलों और उद्योगों की 70% गैस आपूर्ति पूरी हो रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा और सहायता सर्वोच्च प्राथमिकता है। भागलपुर में घरेलू गैस की किल्लत नहीं, गलत बुकिंग और पते की गड़बड़ी से बड़ी समस्या। भागलपुर शहर में घरेलू रसोई गैस को लेकर उपभोक्ताओं में बनी चिंता पर भारत गैस एजेंसी मातुश्री इंटरप्राइजेज ने स्पष्ट किया है कि गैस की कोई कमी नहीं है। एजेंसी प्रबंधक इंदु भूषण झा ने बताया कि सिलेंडर की आपूर्ति FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम से की जा रही है, यानी जो उपभोक्ता पहले बुकिंग करते हैं उन्हें उसी क्रम में डिलीवरी मिलती है। समस्या की असली वजह यह है कि कई उपभोक्ता बिना खाली सिलेंडर के ही घबराहट में बुकिंग कर देते हैं, जिससे बैकलॉग बढ़ जाता है। इसके अलावा सिस्टम में दर्ज पते और वर्तमान पते में अंतर होने से डिलीवरी बाधित होती है। गलत पते के कारण रोजाना कई ऑर्डर लौट जाते हैं। गैस पोर्टेबिलिटी सुविधा से अन्य एजेंसियों के उपभोक्ता भी यहां बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन वितरण क्षेत्र अलग होने से दबाव बढ़ रहा है। एजेंसी ने साफ किया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और मांग के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आयुष्मान योजना पर सवाल।
निजी अस्पतालों में वसूली का आरोप, गरीबों और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि निजी अस्पताल इलाज के बावजूद मरीजों से अतिरिक्त राशि वसूल रहे हैं। कई मामलों में देखा गया है कि आयुष्मान कार्ड दिखाने के बावजूद मरीजों को भर्ती करने से पहले हजारों रुपए जमा कराने को कहा जाता है। खासकर हड्डी, पथरी और सिजेरियन जैसे ऑपरेशन में यह स्थिति अधिक देखने को मिल रही है। गंभीर केस में परिजन मजबूरी में पैसे देते हैं, अन्यथा अस्पताल सुविधा उपलब्ध न होने का हवाला देकर केस टाल देते हैं। श्यामा देवी के परिजनों ने बताया कि कूल्हे के ऑपरेशन के लिए उनसे 60,000 रुपये मांगे गए, जबकि योजना से राशि निकासी कर ली गई थी। अन्य मरीजों ने भी हर्निया और पत्थरी ऑपरेशन में अतिरिक्त खर्च का आरोप लगाया। अहियापुर, ब्रह्मपुरा और रून्नी सैदपुर के कई लाभुकों ने कहा कि योजना कागजों पर मुफ्त है, लेकिन जमीन पर स्थिति अलग है। अधिकारियों ने कहा कि अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन अस्पतालों को अपनी सुविधाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। पीएम सूर्य घर योजना, बेगूसराय में घरों पर लगेंगे मुफ्त सोलर पैनल। बेगूसराय जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब घरों की छतों पर निःशुल्क सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में राज्य के करीब 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिलेगी। लाभुकों को आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी। इसके लिए सुविधा ऐप डाउनलोड कर उपभोक्ता अपना कंज्यूमर नंबर दर्ज करेंगे और ओटीपी के जरिए सत्यापन करेंगे। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सहमति पत्र भरना होगा। योजना से बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी और लोग सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित होंगे। कार्यपालक अभियंता सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि सोलर पैनल लगने से उपभोक्ताओं को बिजली बिल जैसी समस्या से मुक्ति मिलेगी और हर घर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। बांका में आग से 150 बीघा फसल राख। किसानों ने बिजली विभाग पर लगाए आरोप। बांका जिले के नवादा खरौनी पंचायत के गोसाईचक, दुर्गापुर, नवादा बाजार और बाबरचक गांव में शनिवार को भीषण आग लगी। करीब 150 बीघा में लगी गेहूं, गन्ना और पुआल की फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने आरोप लगाया कि हाई वोल्टेज 11,000 बिजली तार से निकली चिंगारी ही आग का कारण बनी। दोपहर में लगी आग तेज पछुआ हवा और धूप के कारण तेजी से फैल गई और 4 गांवों के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने अपनी फसल बचाने की कोशिश की, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। दमकल की गाड़ियां देर से पहुंची, तब तक काफी नुकसान हो चुका था। किसानों ने साल भर की मेहनत जलते देख भावुक होकर बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। राजस्व अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, जबकि बिजली विभाग ने घटना के समय बिजली कटी होने की बात कही। डीएसपी गौतम पर योयू का शिकंजा। महिला मित्रों के नाम पर संपत्ति की जांच, आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे डीएसपी गौतम कुमार पर आर्थिक अपराध इकाई योयू ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पटना से आई टीम किशनगंज में कैंप कर रही है और उनकी कथित महिला मित्रों के नाम पर अर्जित बेनामी संपत्तियों की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी में विनीता नामक महिला के नाम पर 2 फ्लैट और शगुफ्ता के नाम पर 8 कट्ठा जमीन, मकान और चाय बागान की जानकारी मिली है। योयू की टीम वहां जाकर पड़ताल कर रही है। किशनगंज और नेपाल सीमा से जुड़े ठिकानों पर भी जांच तेज है। नेपाल कनेक्शन और एंट्री माफियाओं से संबंधों की भी जांच हो रही है। टीम में ईएसपी स्तर के अधिकारी समेत कई इंस्पेक्टर शामिल हैं, जो अलग अलग एंगल से मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल से आंखों पर खतरा। डॉक्टरों की चेतावनी। तकनीक के दौर में मोबाइल फोन बच्चों के बचपन पर नकारात्मक असर डाल रहा है। 2 से 3 साल के बच्चे भी स्क्रीन के आदी हो रहे हैं। अभिभावक बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल थमा देते हैं, जिससे यह आदत लत में बदल जाती है। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अजीत पोद्दार ने बताया कि बच्चों में मोबाइल का अत्यधिक उपयोग आंखों और मानसिक विकास दोनों पर असर डाल रहा है। लगातार स्क्रीन देखने से मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष तेजी से बढ़ रहा है और कम उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मोबाइल की लत बच्चों को बाहरी गतिविधियों से दूर कर रही है। उनका सामाजिक व्यवहार कमजोर हो रहा है और मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित करें और उन्हें खेलकूद व सामाजिक गतिविधियों से जोड़ें। आरजेडी विधायक ओसामा शाह पर हत्या की साजिश का आरोप।
सिवान में एफआईआर दर्ज। सिवान जिले के एमएच नगर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में रविवार देर रात ऑन्टो और स्कॉर्पियो के बीच साइड लेने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की, लेकिन इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्राथमिक जांच में सामने आया कि स्कॉर्पियो में सवार चंदन सिंह पर सुनियोजित हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी विधायक ओसामा शहाब ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। चंदन सिंह ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि पहले से घात लगाकर हथियारों से लैस लोग उन पर फायरिंग करने पहुंचे थे। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा और एसडीपीओ अजय कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और विधि सम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए। राजनीतिक कारणों से दोनों पक्षों में पहले से विवाद रहा है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। तपती गर्मी में सिवान के स्कूलों का बदला समय। अब 2 शिफ्ट में पढ़ाई। सिवान जिले में भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। 6 अप्रैल से ग्रीष्मावकाश तक सभी विद्यालय सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को दोपहर की तेज धूप और बढ़ते तापमान से बचाना है। जिन विद्यालयों में कक्षाओं की कमी है, वहां 2 शिफ्ट में पढ़ाई होगी। पहली पाली में कक्षा 1 से 8 तक सुबह 6:30 से 11:30 बजे तक पढ़ाई होगी, जबकि दूसरी पाली में कक्षा 9 से 12 तक दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। छोटे बच्चों को सुबह के ठंडे समय में पढ़ाई का अवसर मिलेगा, जिससे वे गर्मी के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। डीईओ ने सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को निर्धारित समय पर ही विद्यालय भेजें। यह निर्णय छात्रों के हित में उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है। सुपौल में मुफ्त मिलेगा तिलापिया मछली का बीज। किसानों की बढ़ेगी आय। सुपौल जिले में मत्स्य विभाग ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नई पहल शुरू की है। अब तालाबों में तिलापिया मछली पाली जाएगी और इसके लिए किसानों को मुफ्त में बीज दिया जाएगा। विभाग ने 42 किसानों की सूची तैयार कर राज्य को भेजी है। तिलापिया मछली मात्र 6 महीने में 800 ग्राम से 1 किलो तक की हो जाती है, जबकि रेहू और कतला जैसी पारंपरिक प्रजातियों को 1.5 से 2 साल लगते हैं। यह कम ऑक्सीजन और गंदे पानी में भी जीवित रह सकती है और बीमारियां लगभग नहीं होती। योजना के तहत प्रति एकड़ तालाब पर 8000 बीज दिए जाएंगे। यह मछली प्राकृतिक चारा खाकर भी तेजी से विकसित होती है, जिससे फीड पर खर्च कम होता है। साल में 2 बार पैदावार ली जा सकती है, जिससे किसानों की रोटेशन आय बढ़ेगी। विभाग का उद्देश्य है कि छोटे और मध्यम किसान इस तकनीक को अपनाकर कम पूंजी में अधिक मुनाफा कमाएं। सहरसा में 72,000 से अधिक पेंशनधारियों का भुगतान खतरे में। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी। सहरसा जिले में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 2,53,000 से अधिक लोग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल 2026 से पेंशन का भुगतान केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही होगा। अब तक 1,80,000 से अधिक लाभुकों का सत्यापन हो चुका है, लेकिन 72,733 पेंशनधारियों का सत्यापन बाकी है। यदि इनका सत्यापन शीघ्र नहीं हुआ तो उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर पर निःशुल्क प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है। सत्यापन के बाद ई लाभार्थी पोर्टल पर डेटा अपडेट होगा और उसी आधार पर पेंशन मिलेगी। जिनका आधार सीडिंग नहीं हुआ है, उनके लिए प्रखंड और जिला स्तर पर सुविधा उपलब्ध है। सहायक निदेशक राजीव रंजन ने कहा कि जिनका सत्यापन नहीं होगा, उन्हें पेंशनधारी नहीं माना जाएगा और उनका भुगतान स्वतः बंद हो जाएगा। शादी से इनकार पड़ा। भारी हाईटेंशन टावर पर चढ़ी प्रेमिका। घंटों चला ड्रामा महानार स्टेशन रोड। झुरकिया के पास सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई। प्रेम प्रसंग से जुड़ा यह मामला इलाके में सनसनी बन गया। युवती अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी रही और साफ कहा कि जब तक उसकी शादी नहीं कराई जाएगी, वह नीचे नहीं उतरेगी। टावर की ऊंचाई और बिजली के खतरे को देखते हुए मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और लगातार समझाने का प्रयास किया। भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। घंटों तक चला ये हाई वोल्टेज ड्रामा इलाके में चर्चा का विषय बना रहा। प्रशासन की प्राथमिकता युवती को सुरक्षित नीचे उतारना रही और लगातार प्रयास जारी रहे।
रक्सौल में 2 साल बाद परिवार से मिली लापता महिला एसएसबी ने कराया भावुक मिलन। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की 47वीं वाहिनी ने मानवता की मिसाल पेश की। 2 साल पहले मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को रक्सौल में सड़क किनारे झाड़ियों से रेस्क्यू कर माहिर ममता निवास पहुंचाया गया था। वहां इलाज और देखभाल के बाद महिला धीरे धीरे स्वस्थ हुई और अपनी याददाश्त वापस पाने लगी। महिला ने अपने गांव और परिवार को याद करना शुरू किया। जानकारी जुटाकर पुलिस और एसएसबी ने परिजनों को सूचना दी। सोमवार को मध्य प्रदेश अनूपपुर से पहुंचे भाई जयपाल गौंड और बेटे के साथ महिला का मिलन हुआ। मां बेटे और भाई बहन के इस भावुक मिलन ने सबकी आंखें नम कर दीं। महिला ने एसएसबी और माहिर ममता संस्था के प्रति आभार जताया। इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा और उनकी टीम ने इस कार्य को अंजाम दिया। यह घटना दिखाती है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बल केवल सीमा की रक्षा ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभा